हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमानगर। ध्यान से सुनना सर, जितने भी सीए फाइनल वाले स्टूडेंट है सर, उनकी जो पहली एमटीपी है उस एमटीपी का डिस्क्रिप्टिव पार्ट अपन करेंगे। इससे पहले मैंने आपको एमसीक्यू और केस सिनेरियो करवा दिए थे। अब डिस्क्रिप्टिव पार्ट देखते हैं सर। डिस्क्रिप्टिव पार्ट का बड़े क्वेश्चन का एक नियम होता है सर। नियम ये बोलता है सर, पहले नीचे आगे क्वेश्चन में पढ़ो सर वो हमसे चाहता क्या है। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द आईटीसी। कितने आईटीसी है? अरे बाप रे, कॉमन क्रेडिट, मतलब लड़ाई करवाने वाला है वो हमसे। ठीक है, रूल 42 43 पिक्चर में आएगा सर। ठीक, आईटीसी अवेलेबल टुवर्ड्स एग्जेम्प्ट सप्लाई आउट ऑफ द कॉमन क्रेडिट, ये भी बताना है। और नेट जीएसटी पेबल, पूरा तो मेहनत करवा दिया क्वेश्चन में। ठीक है, बहुत गजब मेहनत करवाएगा क्वेश्चन में। देखो, देयर इज नो ओपनिंग बैलेंस इन द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर और क्रेडिट लेजर। ठीक है भाई, सब्जेक्ट टू द इंफॉर्मेशन गिवन अबव, चूज assume that all the other condition necessary for filling the ITC has been fulfilled। ठीक है भाई, assume wherever applicable for the purpose of reverse charge payable by, मतलब ऊपर रिवर्स चार्ज भी है सर। विधान शॉपी द सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी रेट दिया हुआ है सर। रिवर्स चार्ज के लिए ये रेट है, एंड जीएसटी का जो बाकी चीजों के लिए अदर चीजों के लिए ये रेट है। ठीक है, ऑल इनवर्ड एंड आउटवर्ड मेड बाय द विधान शॉपी आर फ्रॉम और टू रजिस्टर्ड सप्लायर विद इन राजस्थान। तो प्लेस ऑफ सप्लाई की कोई लड़ाई नहीं लड़ना है हमें, सिंपल सी बात है सर। सीजीएसटी और एसजीएसटी की कहानी होने वाली है सर। ठीक है, ऑल द अमाउंट अबव आर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस वेयरएवर एप्लीकेबल। चलो ऊपर क्वेश्चन पढ़ते हैं। विधान शॉपी इज अ रिटेल ट्रेडर। देखो भैया, रिटेल ट्रेडर ऑफ बोथ टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्टेड गुड्स, रजिस्टर्ड है सर अंडर जीएसटी इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। विधान शॉपी हैज फर्निश्ड द फॉलोइंग डिटेल फॉर द मंथ। भाई देखो, वो डिटेल्स दिया हुआ है आपको। तो डिटेल ऑफ सेल दिया हुआ है, सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स। तो सर टैक्सेबल गुड्स सप्लाई किया तो इसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी लगा होगा। कितना कितना परसेंट? 3 लाख। 3 लाख क्योंकि 6% दिया हुआ है आपको, नीचे दिया ना सर, 6 से तो ना था ना। हाँ ठीक है, तो 3 लाख। सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट लेविएबल टू जीएसटी, तो इस पे जीएसटी की बात ही नहीं है। लो भैया, आउटवर्ड सप्लाई तो इतना ही दिख रहा है, अनलेस एंड अदरवाइज नीचे कुछ और दिखे। डिटेल ऑफ गुड्स परचेज फॉर बीइंग सोल्ड इन द शॉप। देखो, टैक्सेबल गुड्स परचेज किया है सर, टैक्सेबल गुड्स, इस पे जीएसटी लगाना पड़ेगा सर। 45 लाख, इसका 6% सर 2,70,000, 2.70 लाख। ठीक है, डिटेल गुड्स नॉट लेविएबल टू जीएसटी। लो भैया, इस पे तो जीएसटी की बात ही नहीं है सर, जो परचेज किया उस पे जीएसटी था ही नहीं सर। ठीक है, डिटेल ऑफ एक्सपेंसेस दिया हुआ है, मतलब यहीं पर कॉमन क्रेडिट की कहानी है सर। देखो, मंथली रेंट फॉर द शॉप, पूरे शॉप का जहां पर टैक्सेबल और एग्जेम्प्टेड दोनों गुड्स बिकते हैं सर। तो यही तो मेरा कॉमन क्रेडिट है सर, ये मेरा कॉमन क्रेडिट में आ जाएगा सर। 3,50,000, इस पे जीएसटी लगा दो सर। 3,50,000 इंटू 6%, ये आ रहा है सर 21,000। ठीक है, तो मंथली रेंट पेबल मैंने पे किया है, तो मैंने जीएसटी पे किया है 21,000। टेलीफोन एक्सपेंसेस पेड 30,000 फॉर द बिल ऑफ लैंडलाइन फोन इंस्टॉल्ड एट द शॉप and 20,000 toward mobile phone bills of the employees. Mobile phone are given to employees for official use. तो सर ऑफिस पर्पस के लीजिए, तो 50,000 इंटू 6% कितना आ जाएगा? 3,000। ये भी 3,000। ठीक है, ऑडिट फीस पेड टू द चार्टर्ड अकाउंटेंट 35,000 फॉर द स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर एंड 25,000 फॉर द सर्टिफिकेशन वर्क। तो सर ये हो गया 60,000। 60,000 का भी अपन को 6% करना पड़ेगा, तो ये 3,600, ये भी 3,600। ठीक है, इसके बाद आगे देखो, प्रीमियम पेड ऑन द हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी टेकन फॉर द स्पेसिफाइड एम्प्लॉय ऑफ द शॉप एज पर कंपनीज पॉलिसी। भैया कंपनी की पॉलिसी, कोई स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन नहीं था, इसकी क्रेडिट नहीं मिलती है सर। ठीक है, आगे बढ़ते देखो, फ्रेट पेड टू जीटीए सर्विस टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 5% फॉर इनवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट लेविएबल टू जीएसटी, नॉट लेविएबल टू जीएसटी, तो इसकी क्रेडिट नहीं मिलेगी सर। अभी तो मैं पहले पूरा टोटल क्रेडिट निकाल लूं, फिर टैक्सेबल एग्जेम्प्ट सब देख लूंगा। फ्रेट पेड टू जीटीए सर्विस टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज एट द रेट ऑफ 5% फॉर इनवर्ड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ टैक्सेबल गुड्स। ओके, टैक्सेबल गुड्स से रिलेटेड है, तो सर टोटल क्रेडिट में ये आएगा, बट रिवर्स चार्ज में मुझे पे करना है, ये ध्यान रखिएगा सर। तो टोटल क्रेडिट में तो ले लूं मैं इसको। रिवर्स चार्ज के लिए कितना परसेंट था? 2.5, तो 1,50,000 इंटू 2.5%, ये आ रहा है सर 3,750। गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल, इसकी क्रेडिट नहीं मिलती। चलो भाई टोटल कर लेते हैं इसका, कितना आ रहा है सर? 2,70,000 प्लस 21,000 प्लस 3,000 प्लस 3,600 प्लस और आगे
प्लस 3750, अरे 3750, ये आ रहा है सर अपना टोटल आ रहा है 301 350, दोनों में सेम आएगा सर, 301350, ये टोटल आ गया सर। ये टोटल क्रेडिट, तो हमारे से तो पहले यही पूछा था ना टोटल आईटीसी, ये मिल गया हमें। अब कॉमन क्रेडिट चाहिए, तो कॉमन क्रेडिट के लिए आप एक काम करो सर, ये जो 2,70,000 है ये टैक्सेबल वाला है, इसको हटा दो सर, 2,70,000 माइनस कर दो, दोनों में 2,70,000 माइनस कर दो, ठीक है। तो ये 2,70,000 आप माइनस कर दोगे तो आपका कॉमन क्रेडिट 2,70,000 इसमें माइनस करो, तो ये आ रहा है सर 31350। अच्छा, अब मैंने रिवर्स चार्ज में भी तो पे किया था सर, ये जीटीए वाले का रिवर्स चार्ज में पे किया था ना सर, तो उसको भी हटा दो सर, क्योंकि वो एक्सक्लूसिवली मैंने पे किया था सर, तो उसको भी हटा दो। 3750 ये माइनस करने के बाद कितना आएगा, माइनस 3750, तो ये आ रहा है सर 27,600। ये मेरी कॉमन क्रेडिट आ गई। मुझसे पूछा था ना क्वेश्चन में कि कॉमन क्रेडिट कितनी है, लो कॉमन क्रेडिट आ गई। फिर बोल रहा है सर एग्जाम सप्लाई के लिए कितना है कॉमन में से, तो 27,600 इंटू एग्जाम टर्नओवर देखते हैं कितना है सर, 10 लाख, नॉट लेविएबल टू जीएसटी, एग्जाम में नॉन टैक्सेबल भी आता है, तो 10 लाख, और टोटल टर्नओवर कितना है 60 लाख, तो लो भाई इंटू 10 डिवाइडेड बाय 60, तो ये कितना आ जाएगा, इंटू 10 डिवाइडेड बाय 60, ये आ रहा है सर 4600। ये आपकी सर एग्जाम्प्ट वाली आ गई। हमसे क्या पूछा है, नेट जीएसटी पेबल इन कैश, तो उसके लिए एकदम सिंपल, देखो हमने टोटल क्रेडिट कितनी निकाली सर, टोटल क्रेडिट है मेरी 301350 माइनस जो कॉमन क्रेडिट में से एग्जाम्प्ट वाले के लिए थी, कितनी थी सर 4600, ये हटा दो सर 4600, तो ये कितना आएगा 301350 माइनस 4600, ये आ रहा है सर 296,750। ये वो क्रेडिट है जो मैं ले सकता हूं, क्योंकि एग्जाम्प्ट वाली नहीं है, ये टैक्सेबल वाली निकल गई है। तो मैंने तो सर टैक्स कितना निकाला था 3 लाख माइनस कर लो 296,750, तो ये कितना आ जाएगा सर, माइनस 3 लाख कर लूंगा तो ये आ जाएगा 3250, ठीक है, ये आया। अब समझो 3250 तो ये आया। अब इसके बाद एक खास बात ये है कि सर ये जो 50,000 है, क्या इस 50,000 में हमें रिवर्स चार्ज में 5% टैक्स पे करना पड़ेगा? यस सर, पे करना पड़ेगा। नॉन टैक्सेबल गुड्स से रिलेटेड था तो क्रेडिट नहीं ले सकता था, पर भैया जो रिवर्स चार्ज में मुझे टैक्स पे करना है वो तो पे करना ही पड़ेगा ना सर, वो तो मैं कैश में पे करूंगा ना सर। समझो मेरी बात सर, जीटीए की सर्विसेज थी नॉन टैक्सेबल गुड्स से रिलेटेड थी, तो सेक्शन 17(5) मुझे ब्लॉक किया, क्रेडिट नहीं ले सकता, क्रेडिट तो मैं ले ही नहीं रहा, पर कैश में तो पे करोगे ना, जो लाइबिलिटी है रिवर्स चार्ज की, तो 5% इसका कैश में पे करेंगे सर। आ गया ये, ठीक है, तो ये 1250, ये बात समझो सर, ये नहीं आएगा आपको एग्जाम में आज, यहीं पर आप लोग गड़बड़ करोगे। 1250, एक तो ये रिवर्स चार्ज वाला पे करेंगे, और एक और रिवर्स चार्ज वाला था, कितना था सर 3750, ये भी हमें कैश में पे करना है सर 3750, तो टोटल कितना हो जाएगा 3250 प्लस 1250 प्लस 3750, ये आ रहा है सर 8250। इतना टोटल हमारा नेट जीएसटी पेबल आएगा, नेट जीएसटी पेबल। समझ आया? अच्छा क्वेश्चन था, इजी था, हम एग्जाम में मतलब सॉरी क्वेश्चन बैंक बैच में ऐसे क्वेश्चंस बहुत बनाए। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इन केस अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप आराम से पूछ सकते हो। फाइनल का डेडिकेटेड टेलीग्राम में ग्रुप है, आप उस पर ज्वाइन हो, गारंटीड आप वहां से मेरे से कोई भी चीजें फाइनल से रिलेटेड, आईडीटी से रिलेटेड तो पूछ सकते हो सर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते, ध्यान दो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, पहले नीचे आके पढ़ो, क्वेश्चन काफी बड़ा है। देखो, compute the value of supply made by Shiva Logistic with the help of the given information. Would your answer be different if the Shiva Logistic has charged 13 lakh as a lump sum consideration for getting the imported machine cleared from the custom station and bringing the same to the warehouse of the Malcato Manufacturing Limited? Okay, ये पढ़ के तो सर एजेंसी भी दिखा मुझे, प्योर एजेंट्स वाली बातें होने वाली है। चलो देखते हैं। Malcato Manufacturing Limited, registered in Mumbai, Maharashtra, is a manufacturer of footwear. It imports a footwear making machine from USA.
Melcato manufacturer entered into a contract with Shiva Logistics, a licensed custom broker with its office at Ahmedabad, Gujarat, to meet all the legal formalities in getting the said machine cleared from the customs station. Apart from this, Melcato Manufacturer Limited authorizes Shiva Logistics to incur on his behalf the expenses in relation to the clearance of imported machine from the customs station and bring the same to the warehouse of the Melcato Manufacturers Limited, which will be reimbursed by the Melcato Manufacturer Limited to Shiva Logistics on the basis of actual basis in addition to the agency charges. सर रूल 33 पिक्चर में आ गया, जो कि बोला भैया प्योर एजेंट वाली बातें लग रही है, जहां पर वो एज अ प्योर एजेंट सब खर्चे करेगा और जितने भी वो खर्चे करेगा एक्चुअल बेसिस में वो रिम्बर्स कर देगा। प्योर एजेंट के लिए हम कुछ कंडीशंस पढ़ते हैं, वो अगर कंडीशन सैटिस्फाइड होती है तो वो प्योर एजेंट होता है। उन कंडीशंस में ये लिखा हुआ था सर कि वो जो खर्चा करता है ना, वो अपने नाम पे नहीं करता है, सप्लायर के भी आप में करता है, सप्लायर उसको पूरा खर्चा रीइंबर्स कर देता है, वो अपने नाम पे कुछ भी नहीं करता सर, कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर तो वो अपने नाम पे कुछ कर ही नहीं रहा है, तो सर रूल 33 प्योर एजेंट का अप्लाई हो जाएगा। और अगर प्योर एजेंट का रूल अप्लाई हुआ तो हमें वैल्यू निकालना पड़ेगा। वैल्यू के लिए भी रूल 33 आगे बोलता है भैया सुनो, जितना वो एज अ प्योर एजेंट चार्जेस करा है उसको वैल्यू में मत लेना, उसके अलावा कोई अगर चार्जेस लिया है उसने तो उसको वैल्यू में ले लेना। तो सर एजेंसी चार्जेस तो वैल्यू में आएगा, अनलोडिंग ऑफ मशीन नहीं आएगा, क्योंकि बात यही हुई थी कि मशीन उतारना, ले जाना, सब चीज करवाना वो करके देगा और उसका चार्जेस रीइंबर्स हो जाएगा। चार्जेस फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मशीन फ्रॉम द कांडला पोर्ट गुजरात टू शिवा लॉजिस्टिक, ये भी नहीं आएगा वैल्यू में। चार्जेस फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मशीन फ्रॉम द शिवा लॉजिस्टिक अहमदाबाद गोडाउन टू द वेयर हाउस ऑफ द, यहां तक पहुंचा दिया, ये भी नहीं आएगा। प्रिपेयर्ड एंड सबमिटेड बिल ऑफ एंट्री एंड पेड कस्टम ड्यूटी, ये भी नहीं आएगा, क्योंकि वो ये सब चीजें एज अ प्योर एजेंट कर रहा है। डॉक ड्यूज नहीं आएगा, पोर्ट चार्जेस नहीं आएगा। होटल एक्सपेंस, सर ये क्वेश्चन तो मैं आपको क्वेश्चन बैंक बैच में भी कराया हूं सर। होटल एक्सपेंस, ट्रेवलिंग एक्सपेंस, टेलीफोन एक्सपेंस, ये कहां से प्योर एजेंट जैसे होंगे सर? ये तो आपको नहीं लग रहा सर, ये अलग से चार्जेस है। हमने बात क्या करी थी, देखो हमने क्या बोला था सर कि आपको वेयर हाउस ऑफ मेलकैटो मैन्युफैक्चर लिमिटेड तक पहुंचाना है। सर पहुंचाने तक के खर्चे हम मान लिए भैया, ठीक है, पोर्ट ड्यू सब ठीक है, डॉक वगैरह के चार्ज, ये होटल वगैरह कहां से आ गए सर? तो ये तीनों चीजें ऐड हो जाएगी वैल्यू में। तो सर एजेंसी के चार्जेस 5 लाख है, 5 लाख प्लस 45,000 प्लस 50,000 प्लस 2,000, 5,97,000 सर आ जाएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई। आपसे वैल्यू ऑफ सप्लाई पूछा था ना सर प्योर एजेंट के लिए। वुड योर आंसर बी डिफरेंट इफ शिवा लॉजिस्टिक चार्ज 13 लाख? भैया अगर वो लमसम 13 लाख चार्ज कर रहा है, उस केस में हमें अलग से चार्जेस नहीं पता है, तो वेरी नाइस, वैल्यू ऑफ सप्लाई यही हो जाएगा, 13 लाख ही हो जाएगा सर वैल्यू ऑफ सप्लाई, क्योंकि अलग से हमें चार्जेस पता नहीं है, हम बाइफरकेट कर नहीं पाएंगे, हमें समझ नहीं आएगा कितना वो रीइंबर्स करने वाला है, खत्म कहानी। तो भैया ये जो लमसम चार्ज किया ना, यही वैल्यू ऑफ सप्लाई है। समझ आया, बैठा है दिमाग में? और हाँ, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहले नीचे आके पढ़ो। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ एसेसेबल वैल्यू, लो सिर्फ एसेसेबल वैल्यू निकालने बोला है। मेक सुटेबल assumptions wherever required, वर्किंग नोट शुड बी पार्ट ऑफ योर आंसर। ठीक है भाई, देखते हैं। 15,000 Chelseas were imported for charitable distribution in India by Social Welfare Charitable Trust. The trust does not pay either for the cost of the goods or for the designing and development charges which were borne by the supplier. ठीक है। Custom officer computed its FOB at 20,000 including designing and development charges which was accepted by the trust. Other details obtained were as follows. Freight pay किया है सर एयर के थ्रू, 4500 है फ्रेट। सर एयर का केस है तो हमें जो FOB कस्टम वाली आएगी ना सर, उसका 20% से ज्यादा एयर फ्रेट नहीं हो सकता, बट ये दूर की दिल्ली है सर, बाद में देखेंगे। डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट चार्जेस सर ये तो ऑलरेडी ऊपर इंक्लूडेड है, कुछ मत करना सर। कमीशन पेबल टू एन एजेंट इन इंडिया, सर सेलिंग कमीशन लेते हैं सर, बाइंग कमीशन नहीं लेते हैं। तो अब आपको करना क्या पड़ेगा इस क्वेश्चन में, ये 20,000 FOB यूएस वाली है, पहले तो इसको डॉलर वाली है, मतलब इसको इंडियन रुपी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद आपको ये कमीशन ऐड करना पड़ेगा। कमीशन ऐड करने के बाद आपकी जो FOB आएगी वो FOB कस्टम वाली FOB आएगी, उसके बाद आप 20% चार्जेस देखोगे। आ रही मेरी बात समझ? रेट देख लेते हैं। एक्सचेंज रेट नोटिफाइड बाय द CBIC एंड द रेट ऑफ ड्यूटी इज एज फॉलोज। हर रेट ऑफ ड्यूटी का मैं क्या करूं, एसेसेबल वैल्यू बस तो निकालने बोला है मुझे, तो एक्सचेंज रेट तो मैं बचपन से पढ़ के आया हूं सर,
एक्सचेंज रेट तो क्रिस्टल क्लियर है सर कि जिस दिन बिल ऑफ एंट्री फाइल होती है सर उसी दिन का एक्सचेंज रेट लेते हैं। एक्सचेंज रेट मतलब 70 हो गया। मतलब आपको करना क्या है पता है, $20,000, सिंपल है यार, एकदम सिंपल। $20,000 इंटू 70 कर लो। क्लियर हुआ ये सबको? $20,000 इंटू 70 प्लस 12,500 कर लो। ये FOB कस्टम वाली आएगी सर, ठीक है। अब ये जो FOB कस्टम वाली आई, इसी का सर चेक कर लो, 20% से ज्यादा तो नहीं है, फ्रेट एयर वाला, ठीक है। अच्छा इंश्योरेंस दिए कि नहीं? ना इंश्योरेंस तो मुझे दिखा नहीं। नाइस, नहीं दिया तो हम इंश्योरेंस ले लेंगे सर, 1.125% इंश्योरेंस भी ले लेंगे सर। तो ये सब आप ऐड कर लोगे तो आपका क्या आ जाएगा सर, एसेसेबल वैल्यू। ये तो सिंपल इजी क्वेश्चन है, आप कर सकते हो सर, इतना ज्यादा टफ नहीं है, कैलसी में बन जाएगा क्वेश्चन। तो आओ अगला क्वेश्चन देखो क्या बोलता है। पहले नीचे क्वेश्चन आके पढ़ो, नीचे तो बहुत सारी बात दी हुई है। देखो, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ नेट आईटीसी दैट कैन बी अवेल्ड बाय द RMN कंपनी लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल विद necessary explanation for the treatment of various item as per the provision of CGST Act. Subject to the information given above, assume that all the other conditions necessary for availing the ITC has been fulfilled. RMN Company Limited, a registered supplier of Bangalore, Karnataka, is a manufacturer of goods. ठीक है, रजिस्टर्ड सप्लायर है, कर्नाटका बेंगलुरु का है, ठीक है। The company provide the following information pertaining to GST paid on the inward supply during the month of April. अप्रैल की कहानी है, इंपॉर्टेंट है। इनवर्ड सप्लाई मतलब क्रेडिट ही हमसे जाना चाहता है। पहला दिया हुआ है, देखो, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय, देखो क्या दिया हुआ है, सबसे पहला दिया हुआ है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द कंपनी फॉर द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ द फैक्ट्री एम्प्लॉयज एज पर द पॉलिसी ऑफ द कंपनी देयर वर नो लीगल ऑब्लिगेशन। ए भाई, सेक्शन 17(5) ब्लॉक करके रखा है सर, नहीं मिलेगी क्रेडिट। रॉ मटेरियल परचेज फॉर विच इनवॉइस इज मिसिंग बट डिलीवरी चलाने से, इनवॉइस नहीं है सर, नहीं देंगे। सेक्शन 16 बोलता है इनवॉइस होना चाहिए, डेबिट नोट होता तो भी दे देता, ये डिलीवरी चलान से थोड़ी मिल जाएगा सर। रॉ मटेरियल परचेज विच आर फॉर जीरो रेटेड सप्लाई, हाँ इसकी ले लूंगा मैं क्रेडिट। वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज यूज फॉर द रिपेयर ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग विच इज डेबिटेड इन द PL अकाउंट, PL अकाउंट में डेबिटेड है, ले लूंगा। कैपिटल नेचर का होता तो नहीं लेता, रेवेन्यू का ले लूंगा। कंपनी परचेज द कैपिटल गुड्स फॉर 4 लाख एंड क्लेम डेप्रिसिएशन ऑफ 44,800, 10% ऑन द फुल अमाउंट। ए भैया, फुल अमाउंट पे कहां क्रेडिट मिलने वाली है? देखो क्या बोला है, इन द मंथ ऑफ September ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, RMN कंपनी लिमिटेड अवेल्ड एन ITC ऑफ 2,40,000 ऑन द परचेज ऑफ रॉ मटेरियल व्हिच वाज डायरेक्टली सेंट टू द जॉब वर्कर प्रीमाइसेस अंडर अ चालान ऑन 25th September previous financial year. The said raw material has not been received back from the job work up to 30th April. कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास जॉब वर्कर के पास से वापस लाने के लिए कितना समय है सर? 1 साल। ये तो अभी अप्रैल ही हुआ है ना, सितंबर तक का टाइम है, क्या दिक्कत है? अभी तो जो पिछली बार हमने क्रेडिट लिया ले लिया है सर, अभी कुछ करने की जरूरत ही नहीं है इसमें, अभी आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। हाँ, 25 सितंबर करंट ईयर का हो जाए, उससे ज्यादा हो जाए और उसके बाद भी सर वो रिटर्न नहीं करता रॉ मटेरियल, तो फिर क्रेडिट रिवर्स करना पड़ेगा, बट अभी तो कुछ करने की जरूरत नहीं है सर। आया समझ? और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई इन द फॉलोइंग केसेस। बंसाली लिमिटेड सेल गुड्स टू चोपड़ा लिमिटेड ऑन 4 जून, द गुड्स आर टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज। गुड्स है सर, रिवर्स चार्ज का केस है, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, डेट ऑफ पेमेंट और 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, तीनों में विच एवर इज अर्लियर, यही तो होता है सर। इनवॉइस 4 जून का है, यहां से 31st डे गिन लो। चोपड़ा रिसीव द गुड्स ऑन 12 जून, चोपड़ा लिमिटेड रिकॉर्ड्स द पेमेंट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन 30 जून, तो ऑब्वियस है सर 12 जून ही पहले आने वाला है सर, तो टाइम ऑफ सप्लाई हमारा क्या हो जाएगा, 12 जून। आनंद लिमिटेड सेल गुड्स, सेल फूड कूपन्स टू Banwari Limited. The company gives this coupon to its employee as a part of the agreed purchase. The coupon can be redeemed for the purchase of any food provision in the outlet that are part of the program. Redeem कर सकते हैं ना सर, एक तो कूपन बताया नहीं कौन सा कूपन है क्या है, तो इसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है, डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ कूपन, अभी तो रिडम्पशन हुआ ही नहीं है सर, तो इस केस में मैं टाइम ऑफ सप्लाई बताऊं कैसे, जब रिडीम करेगा तब तो बताऊंगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहे हैं, पहले देखो, भल्ला इंपोर्ट लिमिटेड imported certain goods which are unloaded in the custom area on 1st October, ठीक है। When order for clearance was passed by the proper officer on 5th October, it was found that there was some pilferage of such goods. छोटी मोटी चोरी, section 13. As the imported goods were in the custody of the port trust, the department demanded duty from the custodian under section 45(3) of the Custom Act 1962 on such pilferage. वो कस्टम ड्यूटी डिमांड कर रहे हैं सर, ड्यूटी कैसे डिमांड कर सकते हैं सर,
The port trust denied such demand, contending that it was not an approved custodian falling under Section 45 of the Custom Act 1962 and the possession of the goods, but it was the virtue of the power conferred under the Major Port Trust 1963, hence is not liable to pay custom duty on pilfered goods. सर pilfered goods के केस में custom duty पे नहीं करना पड़ता सर, ठीक है. Mr. Bhalla Import has also asked the port trust to make the good the loss of the goods, examine whether the demand made by the department जो डिमांड की है कि पिल्फर्ड गुड्स में आपको कस्टम ड्यूटी पे करना पड़ेगा, वो तो वैलिड नहीं है. भला इंपोर्ट आर जस्टिफाइड इन लॉ. और दूसरा है सर कि क्या पोर्ट ट्रस्ट को भल्ला इंपोर्ट ने बोला कि भैया तुम्हारे कारण जो मेरे को गुड्स का लॉस हुआ है वो गुड्स की वैल्यू मुझे दे दो, क्या वो चीज डिमांड हो सकती है? हाँ, वो चीज वैलिड है. बट पिल्फर्ड गुड्स में सर आप ड्यूटी डिमांड नहीं कर सकते सर. इससे रिलेटेड तो अपन सर्कुलर पढ़े हैं सर, वो सर्कुलर है सर. आया सबको समझ? और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है. सूरज बन एंड कंपनीज registered under GST in the state of Maharashtra, they have made zero rated supply of goods worth 84,50,000 without payment of IGST for 10,14,000 during the month of May. The refund application under section 54 for the above supply has been rejected by the proper officer. लो भाई, इसका refund application भी reject हो गया. Mr. Abhay, taxation manager of the firm, has sought for recrediting the electronic credit ledger as per the provision of Rule 86 for the above rejection. देखो रिक्रेडिट बोलना सही है, गलत नहीं है, पर रिक्रेडिट होने के लिए पहले डेबिट तो हो. ये कहीं पर लिखा ही नहीं है कि प्रॉपर ऑफिसर ने पहले डेबिट किया. अगर प्रॉपर ऑफिसर पहले डेबिट करता तो उस केस में सर रिजेक्ट होने के बाद रिक्रेडिट की बात आती. यहां पर डेबिट लिखा ही नहीं है, इसीलिए इसने ये जो टैक्सेशन मैनेजर है ना, जो इसने बोला कि भाई रिक्रेडिट कर दो, तो इसको प्रॉपर ऑफिसर वही बोला भाई पहले डेबिट तो करने दे फिर रिक्रेडिट करूंगा. समझ आ रही है बात? आगे बढ़ते देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में. मिस्टर नारायण हैज ओवर द 3 कंसाइनमेंट 200, 400 and 400 units imported total of 1000 units of an article ZEP which has been valued at 1150 per unit. The custom duty on this article has been assessed as 250 rupees per unit. He had his profit margin of 350 rupees per unit and sell the article for 1750 per unit. After 1 month of selling the entire consignment of article ZEP, then Mr. Narayan found that there had been an error in the payment of amount of duty, in which duty for the consignment of 200 units was paid as if it was 400 units, resulting in excess payment of duty. ध्यान से सुनना सर, उसने 200 यूनिट को 400 यूनिट समझ लिया और 400 यूनिट के बेसिस में टैक्स पे कर दिया, ड्यूटी पे कर दिया सर. अब बात ये हो रही है, देखो मिस्टर नारायण फाइल्स एन एप्लीकेशन फॉर रिफंड. अब वो रिफंड के लिए एप्लीकेशन फाइल की है. इज द बार ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट अट्रैक्टेड? सर इस केस में अनजस्ट एनरिचमेंट अट्रैक्ट इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये एक्सेप्शन में फॉल करता है, और एक्सेप्शन ये बोलता है भैया कि जो 200 यूनिट जिसका ये एक्स्ट्रा टैक्स पे कर दिया, 200 को 400 समझ के 200 यूनिट पे एक्स्ट्रा टैक्स पे कर दिया ना, ये एक्स्ट्रा यूनिट तो किसी को इसने सेल सप्लाई किया ही नहीं है, तो ड्यूटी पास ऑन ही नहीं हुई है. तो प्रैक्टिकली हुआ ये कि ये 200 यूनिट इसके पास थे ही नहीं, और ये 200 यूनिट इस भाई ने हवा में इसका टैक्स ज्यादा पे कर दिया. इसको लगा इसके पास है और इसने टैक्स ज्यादा पे कर दिया, बट प्रैक्टिकली ऐसा हुआ नहीं है. तो इस केस में 200 यूनिट से रिलेटेड आगे ड्यूटी पास ऑन ही नहीं हुई है. जब आगे पास ऑन नहीं हुई है तो इसके ऊपर अनजस्ट एनरिचमेंट एप्लीकेबल क्यों होगा? अनजस्ट एनरिचमेंट तो तब एप्लीकेबल होता है ना सर जब ड्यूटी आगे पास ऑन हो जाती, किसी और को ड्यूटी पास हो चुकी है, तब आप फिर रिफंड क्लेम नहीं कर पाते सर. यहां आप आराम से रिफंड क्लेम कर सकते हो. समझ आई बात? और नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दो. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, ये तो बड़ा क्वेश्चन, नीचे आके पढ़ते देखो. इंटीग्रेटेड टैक्स लेवेबल अंडर सेक्शन 37 ऑफ द कस्टम टैरिफ एक्ट इज एग्जेम्प्ट. ओके, IGST एग्जेम्प्ट है. इग्नोर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस. चलो बस इतना ही क्वेश्चन है, ठीक है. विशाल इंपोर्टेड सर्टेन गुड्स इन May and into bond के बेसिस में बिल ऑफ एंट्री वाज प्रेजेंटेड ऑन 14th May. सर 14 मई को बिल ऑफ एंट्री प्रेजेंट हो गई है सर, ध्यान दीजिएगा सर. तो जो 14 मई उस दिन का रेट ऑफ एक्सचेंज ले लेंगे सर, ठीक है. एंड गुड्स वेर क्लियर्ड फॉर द पोर्ट फॉर वेयर हाउसिंग. असेसेबल वैल्यू ऑन दैट डेट वाज 1 लाख. लो भैया असेसेबल वैल्यू भी तो दे दिया. ऑर्डर परमिटिंग द डिपॉजिट ऑफ द गुड्स इन वेयर हाउस फॉर 4 months वाज इशूड ऑन 21st May. ठीक है. Vishal deposited the goods in the warehouse on the same day but did not clear the imported goods even after the warehousing period get over on 21st September. Sir,
वेयर हाउस में इंटरेस्ट फ्री पीरियड कितना है सर? 90 डेज है सर। सर कब से? जब से हमें ऑर्डर मिला है सर कि हम वेयर हाउस में रख सकते हैं, तो 21 मई से हम वेयर हाउस में रख सकते हैं। 21 मई से 90 डेज काउंट करना पड़ेगा। मई का 10, मई, जून, जुलाई, 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 अगस्त। सर 19 अगस्त आ रहा है सर, 19 अगस्त आ रहा है सर, कि इसका 90 डेज एक्सपायर हो गया सर 19 अगस्त को। ठीक है, तो विशाल डिपॉजिटेड, ठीक है, 21 सितंबर तक क्लियर नहीं किया। जिस दिन क्लियर नहीं किया, ठीक है, तो ये मान लिया जाता है गुड्स इम्प्रॉपर रिमूव्ड हो गया। उसी दिन जो रेट रहता है सर, वो रेट लिया जाता है, तो उस रेट के बेसिस में टैक्स निकाला जाएगा। अ नोटिस वाज इशूड अंडर सेक्शन 72 ऑफ द कस्टम एक्ट डिमांडिंग ड्यूटी एंड इंटरेस्ट। तो ड्यूटी के लिए तो हमें मेहनत करना पड़ेगा सर। ये 1 लाख इंटू 65.20, ये आ जाएगा सर 65,20,000। इसका सर बेसिक कस्टम ड्यूटी, 10%, सोशल वेलफेयर चार्जेस 10% ऑफ बेसिक कस्टम ड्यूटी, ये करना पड़ेगा सर। तो कर ही लेते हैं, काम करते हैं। 65,20,000 इंटू 10%, इसका भी 10%, ये दोनों को ऐड किया तो मेरा आ रहा है सर 717200। ये मेरी कस्टम ड्यूटी आ गई सर। कस्टम ड्यूटी आ गई क्योंकि इंटरेस्ट भी तो पे करना है। ड्यूटी पूछा और इंटरेस्ट भी पूछा सर, अमाउंट ऑफ ड्यूटी एंड इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट कितना होगा सर? ये भाई साहब क्लियर कब कर रहे हैं गुड्स? 14 अक्टूबर को। तो 19 अगस्त के बाद सर 14 अक्टूबर तक डेज गिनना होगा सर। चलो दिन गिनते। इंटरेस्ट तो 15% है, पूरे कस्टम में इंटरेस्ट 15% है। डेज गिनते सर, डेज कितने होते हैं आपका? अगस्त में हो जाएगा 12 दिन, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अक्टूबर के 14, ये टोटल आ रहा है सर 56 डेज, 56/365। तो ये इंटरेस्ट आ जाएगा। तो 717200 इंटू 15% इंटू 56 डिवाइडेड बाय 365, ये आ रहा है 16505। इतने का इंटरेस्ट आ गया। समझ आया? अच्छा क्वेश्चन था सर, अच्छी प्रैक्टिस करवाया सर आपको। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो क्वेश्चन 5 क्या बोलता है? एग्जामिन द इम्प्लीकेशन एज रिगार्ड द बेलेबिलिटी एंड द क्वांटम ऑफ पनिशमेंट ऑन द प्रोसिक्यूशन इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंसेस पर्टेनिंग टू द मंथ ऑफ दिसंबर। देखो, अमित कलेक्ट 2,45 lakh as tax from its client and deposited 241 lakh। भाई 4 ही लाख का तो घपला किया है सर, 4 लाख का घपला है, तो क्या इम्प्रिजमेंट की बात है? नहीं सर, इम्प्रिजमेंट की बात ही क्यों आएगी सर? इम्प्रिजमेंट की बात तो तब आती ना जब 2 करोड़ के ऊपर जाते सर। ये तो 4 लाख का घपला है। इट इज ऑल्सो फाउंड दैट ही हैज फॉल्सिफाइड फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स एंड हैज नॉट मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड्स। अब ये अगर ये गड़बड़ कर रहा है तो उस केस में सर 6 मंथ तक की इम्प्रिजमेंट हो सकती है एंड नहीं, और फाइन भी हो सकता है सर। ठीक है, ये दोनों चीजें हो सकती है। आ रही बात समझ? ठीक है। सुरेश कलेक्टेड 550 lakh as tax from its client but deposited only 30 lakh। लो भाई, ये आदमी तो बड़े लेवल का चोर है, 5 करोड़ से ऊपर का घपला कर चुका है सर ये आदमी। तो अगर 5 करोड़ से ऊपर है तो इम्प्रिजमेंट है सर, इम्प्रिजमेंट 6 months प्लस फाइन है सर, यहाँ पर और नहीं है सर, प्लस फाइन है। और अगर ये ऑफेंसेस दोनों रिपीट करते हैं, ये तो यही बोल रहा है ना सर। व्हाट विल बी द इम्प्लीकेशन विद रिगार्ड टू द पनिशमेंट ऑन प्रोसिक्यूशन ऑफ अमित एंड सुरेश फॉर द ऑफेंसेस? ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया। व्हाट वुड बी द पोजीशन इफ अमित एंड सुरेश रिपीट द ऑफेंस? सर अगर रिपीट करते हैं दोनों के दोनों तो फिर तो गए, रिपीट करेंगे तो बचेंगे ही नहीं सर। उस केस में क्या होगा सर? इम्प्रिजमेंट अप टू 5 years, यही कहानी रहेगी, प्लस फाइन भी होगा सर, प्लस फाइन भी होगा अगर रिपीट करते हैं तो। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं? इन एन ऑर्डर डेटेड 20 अगस्त इशू टू QR Private Limited, the Joint Commissioner of the CGST has confirmed IGST demand of 280 crore. The company disputing the entire demand. अरे भाई कुछ भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ये पूरा ही बोल रहे हैं। ठीक है, and want to know the amount of pre-deposit it has to make under the IGST Act for filing an appeal before the appellate authority. सर appellate authority के पास जाने के लिए सर 10% of the tax dispute और 50 करोड़ दोनों में whichever is, दोनों में whichever is, बताओ भाई, दोनों में whichever is less। ठीक है, और assuming that the appellate authority also confirm the order of the joint commissioner and company want to file before the appellate tribunal। लो भाई, ट्रिब्यूनल तक पहुंच गए कहानी, तो फिर 20% of the amount of tax dispute, और अब यहाँ कहानी 100 करोड़ होगी, दोनों में whichever is less। ठीक है, यही तो पूछ रहा है हमसे, और क्या जानना चाहता है सर? बस यही तो है।
तो 280 करोड़ का 10%, 280 करोड़ का 20% करना। ठीक है, इसके बाद मेरे हिसाब से आप कर सकते हैं सर, क्योंकि ये सब थ्योरी क्वेश्चंस है, तो थ्योरी क्वेश्चंस आप एक बार रीड कर सकते हैं। ये हमने फर्स्ट एमटीपी कंप्लीट की, इसके बाद सर अपन सेकंड एमटीपी के भी केस सिनेरियो, एमसीक्यू और वो डिस्क्रिप्टिव पार्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन बैंक बैच ज्वाइन करो, बेहद क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ये सब उसमें आपको मिल जाएगा, 100% चीजें वहां कवर हो जाएगी। ठीक है, चलो लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना। थैंक यू।